हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू राइट टू एग्जाम। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे कोविड-19 एंड कोरोना वायरस के बारे में। इस वायरस ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भयंकर प्रकोप मचा रखा है। इसलिए आने वाले एग्जाम्स में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाएं। ऐसे में ये टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए विशेष महत्व रखता है। इस लेक्चर में मैं इंश्योर करूंगा कि स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस से संबंधित कोई डाउट ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस के नाम से ही हमें पता लगता है ये वायरस का एक प्रकार है। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे वायरस या विषाणु की। विषाणु अर्थात विष प्लस अणु, एक ऐसा अणु जो विष के समान है, जो यदि किसी जीव के शरीर में चला जाए तो उसे नष्ट कर देता है। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजेक रोग की खोज के समय पर की, और उस समय तंबाकू के पौधे में जो वायरस मिला उसका नाम रखा गया था TMV, टोबैको मोजेक वायरस। वायरस अकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है तथा सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। ऐसा इसलिए वायरस जब पर्यावरण में होता है तब वो मृत जीव है, डेड ऑर्गेनिज्म है और निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही वो किसी शरीर में पहुंचता है तो वहां जाकर उसे अनुकूल वातावरण मिलता है, वो एक्टिव होता है और सजीव की तरह व्यवहार करता है। वायरस प्रोटीन तथा आनुवंशिक पदार्थ के बने होते हैं। कोई भी वायरस हो, दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ। अब आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उसके अंदर क्या होता है, DNA या RNA या दोनों, तथा एकल कुंडलित या द्विकुंडलित होते हैं। अब बात करते हैं वायरस मनुष्य के शरीर को कैसे हानि पहुंचाता है। मनुष्य के शरीर में पहुंचने पर वायरस श्वेत रक्त कणिका WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स की लिम्फोसाइट कणिका को नष्ट कर देते हैं और फिर लगातार वृद्धि करने लगते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा। मनुष्य का जो रक्त है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना है, RBC, WBC और प्लाज्मा। जो WBC है वो फिर 5 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, जिनमें एक कण का नाम होता है लिम्फोसाइट कणिका। इनका काम क्या है? WBC का काम है शरीर की बाह्य संक्रमणों और रोगों से सुरक्षा करना। लिम्फोसाइट कणिका का काम है जैसे ही शरीर के अंदर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव पहुंचता है तो लिम्फोसाइट कणिका उसकी सूचना शरीर को देती है और फिर शरीर उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है। लेकिन वायरस बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या करता है, जैसे ही वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वो सबसे पहले WBC की लिम्फोसाइट कणिका को ही नष्ट कर देता है, जिस कारण शरीर को इसकी कोई सूचना नहीं मिलती और ना ही वो इस लड़ाई के लिए तैयार हो पाता है। और वायरस धीरे धीरे पूरे शरीर में अधिकार कर लेता है और बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करने लगता है। अब बात करते हैं वायरस शरीर के अंदर किस तरह से वृद्धि करता है। अब मानकर चलिए कि पर्यावरण में कोई वायरस है। वो वायरस किसी भी तरह मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वो शरीर के एक निश्चित अंग में पहुंचता है। हर वायरस शरीर के किसी न किसी एक निश्चित अंग को ही प्रभावित करता है। जैसे ट्रैकोमा का वायरस आंख को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस का वायरस लीवर को प्रभावित करता है, चेचक का वायरस पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अब उस अंग में पहुंचने के बाद वो उस अंग की किसी एक कोशिका में पहुंचेगा, उसके बाद उसके अंदर केंद्रक में पहुंचेगा। अब वायरस इतनी लंबी यात्रा क्यों करता है? जैसे ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वायरस की प्रोटीन शरीर में घुल जाती है। अब बचा वायरस के पास आनुवंशिक पदार्थ, जो कहां पहुंचता है, केंद्रक में। केंद्रक में मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ DNA रखा होता है। वहां जाकर वायरस का आनुवंशिक पदार्थ मनुष्य के आनुवंशिक पदार्थ के साथ मिल जाता है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं नई बनती हैं और नष्ट होती हैं। अब जब भी किसी पुरानी कोशिका में से कोई नई कोशिका बनेगी, उसका विभाजन होगा तो केंद्रक का विभाजन होगा, आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन होगा। इसी के साथ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ का भी विभाजन होगा और एक जब नई कोशिका बनेगी तो एक नया वायरस भी बनेगा। इस तरह से वायरस क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि लगातार करने लगते हैं। अब क्या वायरस को किसी तरह रोका जा सकता है? बिल्कुल हाँ। पहला, वायरस को हम क्या कर सकते हैं, उसे शरीर में जाने से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वच्छता का प्रयोग करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, लोगों से दूर रहते हैं यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं।
दूसरा है कि अगर वायरस शरीर के किसी अंग में प्रवेश कर जाए तो उसके बाद वो कोशिका तक ना जाए, ताकि वो मनुष्य के आनुवंशिक पदार्थ तक भी ना पहुंचे। इसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों को रोकने की क्षमता जो है, वो यहां पर कार्य करती है। तो अब बात करते हैं इम्यूनिटी पावर की। इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोध का अर्थ होता है रोकना, अर्थात रोगों को रोकने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। अब इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है समझिए। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम, किसी जीव के भीतर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह है जो रोग जनकों की पहले पहचान, रोग जनक का अर्थ होता है यानी कि रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव की पहले पहचान और फिर मारकर जीवों की रक्षा करते हैं। इम्यूनिटी कैसे काम करती है? जैसे शरीर के अंदर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो इम्यूनिटी पहले पहचान करेगी कि वो क्या है, वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स। उसके बाद फिर उसे मार देगी। अब बात करते हैं उसे वो नष्ट किस तरह से करती है। इसके लिए शरीर हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, रोग प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है शरीर? एंटीबॉडीज। अब जो एंटीबॉडीज हैं यही किसी भी हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करती हैं। यदि शरीर की इम्यूनिटी अधिक होगी तो एंटीबॉडीज सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगी, और यदि शरीर की इम्यूनिटी कम होगी तो एंटीबॉडीज सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकती। इसी कारण कहा जाता है कि मनुष्य की इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपने वायरस और इम्यूनिटी के बीच क्या रिलेशन है उसे समझा। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का कोरोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ क्या है? क्राउन। या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह वायरस राजा के मुकुट, क्राउन जैसा दिखता है, जिससे इसका नाम कोरोना रखा गया। ये आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इस वायरस को किस सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। क्राउन वर्ड से क्या नाम बना? कोरोना। जब इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये इस इमेज में जैसा आपको मैंने दिखाया ऐसा दिखाई देता है। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणु का एक समूह है, अर्थात कोरोना वायरस एक ग्रुप का नाम है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। स्तनधारी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अंडे नहीं देते, एक शिशु को जन्म देते हैं और फिर उसे दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी समूह में आते हैं। अब आपको यह पता लग गया होगा कि चमगादड़ किस समूह में आएगा? स्तनधारी में। और यही कारण है ये रोग किससे उत्पन्न हुआ? चमगादड़ से चलकर मनुष्य में आया। आगे बात करते हैं। कोरोना वायरस से होने वाले रोग जूनोटिक डिसीज, पशुजन्य रोग हैं। अर्थात कोरोना वायरस के जो रोग हैं इन्हें हम कौन सी श्रेणी में रखते हैं? जूनोटिक डिसीज। जानवरों से मनुष्य में पहुंचने वाले रोगों को जूनोटिक या जूनोसिस डिसीज कहते हैं। जब कोई रोग जानवरों से मनुष्य में पहुंचता है तो उसे क्या नाम देते हैं? जूनोटिक या जूनोसिस डिसीज। आपको यह ध्यान रखना है। अब आपको यहां से यह पता लगा कि इस वायरस को हमने जूनोटिक डिसीज क्यों नाम दिया? क्योंकि यह चमगादड़ से मनुष्य में आया। अब बात करते हैं कि क्या कोरोना वायरस सबसे पहले 2019 में यह आया है या इससे पहले भी आ चुका? सबसे पहले कोरोना वायरस 1930 ईस्वी में मुर्गियों में, जबकि मानव शरीर में 1960 ईस्वी में देखा गया। याद रखना है, मानव शरीर में कब देखा गया? 1960 ईस्वी में। कोरोना वायरस में प्रोट्यूशियंस प्रोटीन पाई जाती है, इसे ध्यान दीजिएगा। कोरोना वायरस में कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोट्यूशियंस। अभी हमने बात की थी कोई भी वायरस हो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ। तो कोरोना वायरस के अंदर कौन सी प्रोटीन है? प्रोट्यूशियंस। कहां पर है समझिए। इस वायरस के चारों तरफ जो नुकीला भाग होता है ये क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोट्यूशियंस का। और इसका जो गोल वाला भाग है इसके अंदर रखा होता है इस वायरस का आनुवंशिक पदार्थ। तो आपने कोरोना वायरस को समझा। अब चूंकि कोरोना वायरस वायरसों का एक ग्रुप है इसलिए इसमें अनेक वायरस होंगे। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के प्रकार। कोरोना वायरस 7 प्रकार का होता है। नंबर 1 ह्यूमन कोरोना वायरस, HCOV। H से ह्यूमन, CO से कोरोना, V से वायरस, 229E। नंबर 2 ह्यूमन कोरोना वायरस HCOV OC43। नंबर 3 ह्यूमन कोरोना वायरस HCOV NL63। नंबर 4 ह्यूमन कोरोना वायरस HCOV HKU1। नंबर 5 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS CoV कोरोना वायरस।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसका अर्थ होगा अति गंभीर श्वसन लक्षण। सार्स कोरोना वायरस के कारण जो रोग उत्पन्न हुआ उसे नाम दिया गया सार्स, SARS। आपको याद रखना कब आया, इसे हम अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। नंबर 6, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स कोरोना वायरस। मर्स कोरोना वायरस का अर्थ होगा मध्य पूर्व श्वसन लक्षण कोरोना वायरस। इस वायरस के कारण जो रोग उत्पन्न हुआ उसे नाम दिया मर्स, MERS, मर्स। नंबर 7, नोवेल कोरोना वायरस 2019 NCOV और सार्स कोरोना वायरस 2। ये वो वायरस है जो 2019 में आया है। हिंदी में अर्थ होगा इसका, नोवेल का अर्थ है नया, कोरोना वायरस। अब चूंकि ये 2019 में आया तो इसे दूसरा नाम दिया गया 2019, N से नोवेल, CO से कोरोना, V से वायरस, या सार्स कोरोना वायरस। सार्स की फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COV का अर्थ कोरोना वायरस। 2 इसलिए नाम दिया गया क्योंकि 1 यहां ऊपर आ गया है नंबर 5 पर आपका। अब बात करते हैं नोवेल कोरोना वायरस के बारे में और इससे होने वाले रोग के बारे में। कोविड-19 यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिसीज। चूंकि ये बीमारी 2019 में आई इसलिए 2019 इसके लास्ट में लगाया। तो कोविड-19 कहां से शुरू हुआ? चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप आरंभ हुआ। डिसीज का नाम क्या दिया? कोविड-19 या वुहान न्यूमोनिया, क्योंकि वुहान शहर में शुरू हुआ और इसके लक्षण न्यूमोनिया जैसे हैं इसलिए नाम दिया गया वुहान न्यूमोनिया। कौन सा वायरस है जो कोविड-19 के लिए उत्तरदायी है? नोवेल कोरोना वायरस 2019 NCOV या सार्स कोरोना वायरस 2। नंबर 2 इसलिए दिया गया क्योंकि 1 पहले आ चुका। कब? इससे पहले सन 2002 से 3 में भी दक्षिण चीन, साउथ चाइना में सार्स कोरोना वायरस, सार्स COV का प्रारंभ हुआ था, जिससे चीन में 800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो 1 यहां आ चुका था। तो अब जो वायरस आया है सार्स कोरोना वायरस है, इसी का नाम भी, तो इसलिए हमने नाम दिया इसे सार्स कोरोना वायरस 2। मर्स कोरोना वायरस सन 2012 में सऊदी अरब में पाया गया था। अब सऊदी अरब मिडिल में पड़ता है इसलिए इसका वायरस का फुल फॉर्म था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 30 जनवरी 2020 को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया। ग्लोबल इमरजेंसी, वैश्विक आपातकाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO ने वैश्विक आपातकाल कब घोषित किया? 30 जनवरी 2020 को। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया। और महामारी कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को। भारत में क्या स्थिति शुरू हुई उसे समझते हैं। भारत में कोविड-19 रोग से पीड़ित पहला व्यक्ति केरल में मिला और पहली मृत्यु कर्नाटक में। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे यहां से। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो सार्स कोरोना वायरस 1 था वो भी चीन से शुरू हुआ। सार्स कोरोना वायरस 2 2019 वो भी चीन से शुरू हुआ। आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। चीन में ही क्यों? WHO ने पहले ही संभावना जताई थी कि कुछ समय बाद एक वायरस साउथ एशिया या ईस्ट एशिया में फैल सकते हैं। अब देखिए ईस्ट एशिया में कौन से देश आते हैं? जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ये सब। साउथ एशिया में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब आते हैं। चीन कहां पर आता है? ईस्ट एशिया में। और WHO की संभावना के अनुसार वायरस शुरू भी कहां से हुआ? ईस्ट एशिया के चीन देश से, जिसका कारण है, और ये जो कारण बताए ये सब कारण चीन पर भी लागू होते हैं। आइए समझते हैं। मनुष्य और गैर पालतू जानवरों का एक साथ रहना। इस स्थिति में जानवरों से मनुष्य में रोग जाने लगते हैं। जंगली जानवरों का भोजन के रूप में ग्रहण करना। इस स्थिति में जानवरों के अंदर जो बीमारियां होंगी वो मनुष्य में पहुंचने लगती हैं। आपको जैसे पता है चमगादड़ का सूप पीने से मनुष्य में ये बीमारी आई। तेजी से बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने से उस क्षेत्र में गंदगी फैलती है, जिसके कारण वहां वायरस को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। अब जनसंख्या अधिक होगी तो धीरे धीरे शहरीकरण होगा, वन्य क्षेत्र में कमी आएगी। वन्य क्षेत्र में कमी होने से परिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में परिवर्तन होगा। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? मनुष्य का अन्य जीवों तथा पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है वो कहलाता है इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र। तो ये था चीन में ही क्यों हुआ ये वायरस। आगे चलते हैं। स्टेज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की स्टेज।
कोविड 19 की 4 स्टेज है। नंबर 1, इंपोर्टेड। इंपोर्टेड का मीनिंग होता है आयात करना यानी कि खरीदना। इस वाली स्टेज में क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित क्षेत्र या देश में जाता है और वहां जाकर के वो भी संक्रमित हो जाता है। फिर वो वापस अपने क्षेत्र या देश पहुंचता है, तो उसने एक तरह से क्या गया, उस संक्रमण को फ्री में खरीद लिया यानी कि आयात कर लिया। नंबर 2 स्टेज, लोकल ट्रांसमिशन। इस स्टेज में क्या होता है, जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तो वो संक्रमण अपने परिवार के सदस्यों को पहुंचा देता है। ट्रांसमिशन मतलब स्थानांतरित कर देता है। तो इस स्थिति में घरों के सदस्य संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत अधिक संख्या नहीं बढ़ पाती। स्टेज 3, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। इस स्टेज में क्या होता है, घर के सदस्य जब अन्य किसी लोगों से मिलते हैं तो ये वायरस उन्हें ट्रांसमिशन हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इस स्थिति में, इस वाले स्टेज में ये संख्या बहुत अधिक, बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। नंबर 4, एपिडेमिक यानी कि महामारी। इस स्थिति में क्या होता है, वायरस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या कहेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने लगता है और इसमें यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो ये थी आपकी स्टेज ऑफ कोविड 19। इसी इमेज में मैंने आपको एक चीज और दिखाई है कि ये छोटे छोटे व्यक्ति अगर ये किसी इन संक्रमित होने वाले व्यक्तियों से ना मिले या अगर एक चैन प्रोसेस जो चैन है व्यक्तियों से मिलने की वो टूट जाए तो ये वायरस इन लोगों को नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण क्या किया जाता है, इस स्थिति को रोकने के लिए लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाया जाता है। अब ये थी हमारी बीमारी। अब बात करते हैं इसके समाधान या उपचार के लिए, यानी कि वैक्सीन या टीका। वैक्सीन या टीका, सबसे पहले समझते हैं इसका सिद्धांत। यदि किसी के शरीर में किसी वायरस के रोग निरोधी प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज उपस्थित हो, यानी कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में क्या है, एंटीबॉडीज बने हुए हैं किसी वायरस के, तो वह वायरस रोग उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। कारण क्या होगा, जैसे वो वायरस उस शरीर में पहुंचेगा और वहां पर उस वायरस को मारने वाले एंटीबॉडीज पहले से उपस्थित है, तो वो वायरस रोग ही उत्पन्न नहीं कर पाएगा क्योंकि एंटीबॉडीज उन वायरसों को मारना शुरू कर देंगे। या एक बार वायरस जनित रोग हो जाने पर, वायरस जनित रोग यानी वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग हो जाने पर दूसरी बार इस रोग के होने की संभावना कम होती है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को एक बार वायरस से कोई रोग हो जाए तो दोबारा उस वायरस से रोग होने की संभावना कम हो जाती है। कारण क्या है, जब पहली बार उस व्यक्ति को रोग होगा उस वायरस से तो वहां पर उस वायरस की पहचान की जाएगी एंटीबॉडीज के द्वारा और फिर उन्हें नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ पर वायरस बहुत कमजोर है तो एंटीबॉडीज उन्हें मार देंगे। अब दोबारा कभी भविष्य में अगर वही वायरस दोबारा मनुष्य के शरीर में आएगा तो इम्यूनिटी उस वायरस को तुरंत तेजी से पहचान करेगी और उन्हें मारने के लिए क्या लेकर आएगी कि एंटीबॉडीज, क्योंकि वो पहले उस वायरस से लड़ चुकी है। तो ये था वैक्सीन का सिद्धांत। अब बात करते हैं वैक्सीन की प्रक्रिया, प्रोसेस। इस समय सभी देशों और लोगों की नजर केवल इस बात पर है कि कितनी जल्दी से वैक्सीन तैयार की जाए। अब बात करते हैं कि वैक्सीन तैयार करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले रोग उत्पन्न करने वाले वायरस को जानना। हम क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले वायरस को जानते हैं, उसकी पहचान करते हैं। यहीं से सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। अगर वायरस की संरचना सरल है तो उसकी वैक्सीन बहुत ही कम समय में, कुछ दिनों या महीनों में बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन यदि वायरस की संरचना जटिल है तो उसकी वैक्सीन बनाने के लिए कई महीने या वर्ष लग सकते हैं। यही कारण है कि कैंसर और एड्स जैसे वायरस की वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई और ना ही कोविड 19 की वैक्सीन तैयार हो पाई है, क्योंकि इस वायरस की संरचना इतनी जटिल है कि उसे समझने में अभी समय लग रहा है। अब मानकर चलते हैं अगर किसी वायरस की संरचना सरल है और उसे हमने आसानी से समझ भी लिया, उसके आगे का क्या प्रोसेस होता है। कृत्रिम रूप से रोग उत्पन्न करने में असमर्थ वायरस का शरीर में प्रवेश कराना। अब क्या करेंगे, उस वायरस को बहुत कमजोर किया जाएगा और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियली उसे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाएगा। शरीर में प्रवेश कराने पर क्या होता है, शरीर में रोग प्रतिरक्षी का उत्पन्न होना। शरीर उस वायरस की पहचान करेगा और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हमने जो वायरस डाला है वो बहुत कमजोर डाला है, ऐसा वायरस डाला है जो रोग उत्पन्न करने में असमर्थ है, तो वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा और एंटीबॉडीज जब बनेंगी तो वो उस कमजोर वायरस को नष्ट कर देंगे, यानी असमर्थ वायरस का नष्ट होना। तो ये था आपका वैक्सीन का प्रोसेस। एक बात ध्यान से समझिएगा कि वैक्सीन कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया उसके बाद उसे वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है, नहीं। वैक्सीन भी
संक्रमित होने से पहले का एक प्रोसेस है जिससे व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं ताकि उसे अगर वायरस लग भी जाए तो वो एंटीबॉडीज के द्वारा उसे नष्ट कर दे। तो ये था आपका वैक्सीन का प्रोसेस। एक बात और, विश्व में आज तक जब भी कभी महामारी के रूप में कोई बीमारी उभरी है तो वो बीमारी हमेशा जूनोटिक डिसीज ही होती है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। जूनोटिक यानी कि ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मनुष्य में जाती हैं, जैसे प्लेग, इन्फ्लुएंजा और कोई भी फ्लू, और अब कोरोना वायरस। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक से संबंधित कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।